हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते एंड राम राम सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि एजुकेशन साइकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। इसका हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे चाइल्ड डेवलपमेंट में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की इंपॉर्टेंट थ्योरीज आएंगी, जिन थ्योरीज से सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमारा जानना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, क्यों बने और किस लिए बनी थी। तो साइकोलॉजी एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने ह्यूमन बिहेवियर और माइंड को अलग अलग तरीके से समझाया। हर साइकोलॉजिस्ट का अपना एक व्यू पॉइंट था। इन्हीं अलग अलग अप्रोचेस को हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। स्कूल क्यों बने? क्योंकि जो कि हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, कोई माइंड को स्टडी करता था, कोई बिहेवियर को इम्पोर्टेंस देता था, कोई थिंकिंग को इम्पोर्टेंट मानता था और कोई अनकॉन्शियस माइंड को इम्पोर्टेंट मानता था। इसलिए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बने। तो क्या था कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट different ideas, different methods and different theories, इन सब से मिलकर क्या बना हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इन सब चीज़ों से मिलकर बना है हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट थे, उनके अलग अलग आइडियाज़, उनके अलग अलग मेथड्स, उनकी अलग अलग थ्योरीज, जो कि आगे जान के हम पढ़ेंगे उनकी क्या क्या थ्योरीज थी। तो इन्हीं सब से मिलकर बने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहला स्कूल हमारा क्या था, हम पढ़ शुरू करते हैं। पहला स्कूल था स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद। इसके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर थे विलहेल्म वुंड, और इन्हीं के शिष्य या इनके फॉलोअर मान लो वो थे ए.बी. टिचनर, यानी कि एडवर्ड टिचनर। एडवर्ड टिचनर ने ये स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद दिया था, बट इन संरचनावाद जो है इस पे सब शुरू से काम कौन करते थे? विलहेम वुंड। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में मतलब फाउंडर कौन थे, तो हम विलियम वुंड पे करेंगे, ठीक। और पूछे कि इसको आगे तक किसने कौन लेके गया, और स्ट्रक्चरलिज्म जो ये वर्ड है इसका कौन फाउंडर था, तो हम करेंगे एडवर्ड टिचनर पे। संरचनावाद क्या है, शुरू करते हैं। संरचनावाद ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का सबसे पहला स्कूल बना था। फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि यह माइंड की स्टडी करता है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है? फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म। और ये क्या स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद क्या है कि इसमें माइंड की स्टडी की जाती है, माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, यानी कि माइंड को पार्ट्स में तोड़कर समझना। क्या कहता है स्ट्रक्चरलिज्म? माइंड को पार्ट्स में तोड़कर समझना। माइंड का जो भी स्ट्रक्चर है उसको समझना या उसकी स्टडी करना, ठीक है। माइंड इनमें क्या कहते हैं, इन्होंने 3 पार्ट्स बताए थे माइंड के। 3 पार्ट्स क्या थे माइंड के? सेंसेशन, इमेज एंड फीलिंग। सेंसेशन यानी कि चलो एग्जांपल ले लेते हैं अब इनको समझने के लिए, कि क्या कहते हैं, आपको मैंगो खाना है, ठीक है। आप मैंगो खा रहे हैं, तो मैंगो का कलर कैसा होता है? येलो। तो क्या होगी? सेंसेशन। मैंगो ऐसे ही बनेगा ना,
मैंगो, ये मैंगो की इमेज है, मतलब मैंगो के कलर कैसा है, येलो, तो ये सेंसेशन हो गई। इसकी इमेज दिखा रहे हैं बच्चे को कि कैसा होता है दिखने में, ऐसे इसकी पत्ती होती है, ये गोल सा मुंह मोटा सा होता है और ऐसे नहीं। तो ये क्या हो गई इमेज मैंगो की, मैंगो की हम दिखा रहे कैसे होता है बनावट उसकी। तो ये हो गई इमेज। फीलिंग, फीलिंग क्या होती है, खाने में टेस्ट कैसा, उसको हम खाएंगे तो हमें पता चलेगा उसका टेस्ट कैसा है, कि सोर है या स्वीट है, खट्टा मीठा। तो ये क्या होगी फीलिंग, स्वीट एंड सोर। हमारा एक्सपीरियंस है तो उनको तोड़कर समझना, मतलब एक्सपीरियंस को तोड़कर समझना। ये एक्सपीरियंस ही है, बच्चा मैंगो खा रहा है या एप्पल खा रहा है, उसको बच्चा खा के देख रहा है तो उसको पता चल रहा है ना, एक्सपीरियंस कर पा रहा है। जब भी बच्चा बता पा रहा है कि उसका कलर येलो है, उसकी इमेज ऐसी होती है, और खाने के बाद फीलिंग क्या है कि स्वीट है या सोर है, कैसा है वो बता पा रहा है बच्चा। तो ये एक्सपीरियंस को तोड़कर समझ के समझने की बात करता है स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद। इसमें मेथड क्या है, मेथड कौन सी यूज होगी इसमें, इंट्रोस्पेक्शन। अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन विधि, यानी कि सेल्फ स्टडी, खुद को ऑब्जर्व करना। मतलब इसमें हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि अपने माइंड को खुद ऑब्जर्व करना या बताना कि आप क्या फील कर पा रहे हैं। एग्जांपल जैसे बच्चों को एप्पल दिया, उनसे पूछा हमने कि इसका कलर कैसा लग रहा है, टेस्ट कैसा लग रहा है, स्मेल कैसी आ रही है, फीलिंग क्या है। तो स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस को बताता है, यही इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इंट्रोस्पेक्शन इज अ सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इंट्रोस्पेक्शन इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, लोगों ने बहुत कहा कि ये इंट्रोस्पेक्शन क्या है जो साइंटिफिक नहीं था, हर पर्सन का मतलब अलग अलग आंसर आ रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहा है, अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी नहीं कर सकते, बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और प्रैक्टिकल यूज कम था। लोगों ने ये कहा इसके बारे में। तो नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमारा फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद। तो इसके फाउंडर कौन थे, विलियम जेम्स। तो फंक्शनलिज्म में क्या कहा जाता है कि माइंड के फंक्शन पर यानी उसके काम पर फोकस करो, ना कि उसके माइंड के स्ट्रक्चर पर। तो फंक्शनलिज्म क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ माइंड। स्ट्रक्चरलिज्म कहता था माइंड के स्ट्रक्चर को समझो, लेकिन फंक्शनलिज्म कहता है स्ट्रक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि माइंड क्या करता है, माइंड कैसे हेल्प करता है। सिंपल वर्ड्स में क्या बोलेंगे, माइंड क्या करता है और क्यों करता है, ये फंक्शनलिज्म है। क्या, माइंड क्यों करता है और क्या करता है, ये फंक्शनलिज्म है। मान लो आपको डर लगता है, फियर का फंक्शन क्या हुआ, प्रोटेक्शन। हमें डर लगता है तो हमें क्या चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन मिले, हम उस डर से कैसे बच पाएँ, यही तो है, और यही फंक्शनलिज्म है। मेन आइडिया क्या है इसके, माइंड हमें इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करता है। क्या करता है, इन्वायरमेंट में हम कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, कैसे मतलब दूसरों के साथ हमें एडजस्ट करना, और कैसे कोई मतलब किसी चीज़ में हमें दिक्कत है बट हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ना, इन्वायरमेंट है, सोसाइटी है, तो हमें सबके साथ एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो यही क्या है फंक्शनलिज्म।
बिहेवियर, और क्या कहता है कि बिहेवियर का कोई ना कोई पर्पस होता है। मेन इसमें क्या है, बिहेवियर का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई भी चीज़ बिना पर्पस के नहीं हो पाती है, ठीक है। और इसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन यानी एडजस्टमेंट इन्वायरमेंट में, यही तो चीज़ है। फंक्शनलिज्म कहता है कि माइंड और बिहेवियर हमें इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होने में हेल्प करते हैं, इसको अडेप्टेशन ही कहते हैं, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट में हम एडजस्ट करेंगे, यही अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन एडजस्ट दोनों सेम सेम से, यही तो चीज़ है। तो एग्जाम्पल क्या हुआ इसका कि मान लो ठंड लग रही है, तो ठंड लगती है तो हम क्या करेंगे, स्वेटर पहनेंगे। और भूख लगती है तो क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब किस लिए है, बिहेवियर सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में डिफरेंस क्या होगा। स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ माइंड। स्ट्रक्चर क्या है, पार्ट्स स्टडी करता है, मतलब पार्ट्स में तोड़ के समझो। फंक्शनलिज्म क्या है, पर्पस क्या है, मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उसका पर्पस क्या है, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, जॉब करने के लिए। हम दोस्ती क्यों करते हैं, सोशल सपोर्ट के लिए। तो ये इन सब का पर्पस है। तो फंक्शनलिज्म क्या है, पर्पस ऑफ स्टडी। और स्ट्रक्चरलिज्म में कौन सी मेथड थी, इंट्रोस्पेक्शन। और फंक्शनलिज्म में कौन सी मेथड है, प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। तो इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स यही होंगे कि हम पढ़ाई करते हैं किस लिए, जॉब के लिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। हम दोस्ती क्यों करते हैं, इमोशनल सपोर्ट के लिए, सोशल सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये हमारे बिहेवियर का सब पर्पस होता है। इसमें क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ कि यही फंक्शनलिज्म जो है प्रैक्टिकल था, लेकिन इसमें क्लियर मेथड नहीं था कोई, और ये ज़्यादा साइंटिफिक भी नहीं था, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, इनका क्रिटिसिज्म तो होता ही है। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे बिहेवियरिज्म में, ठीक है, व्यवहारवाद। पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के जो मैंने डिफरेंस बताए थे वो लिख के बता देती हूँ आपको बोर्ड पे। स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, और ये क्या कहता है, फंक्शन ऑफ माइंड। ये पार्ट स्टडी करता है, और ये पर्पस। इसकी मेथड है इंट्रोस्पेक्शन, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच। नोट डाउन कर लीजिए और अपने नोट्स बनाएंगे, जब भी आपको बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट हमारा है बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। तो नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। अगर एक बच्चा बार बार होमवर्क करता है, और तो क्या वह अपनी मर्जी से करता है या किसी वजह से करता है। अच्छा चलो एक एग्जांपल देती हूँ कि आपकी टीचर आपको प्रेज करती है, कि आपकी अच्छी तारीफ करती है, तो आप होमवर्क ज़्यादा करने लगते हैं, पढ़ने अच्छे लगते हैं, अच्छे से पढ़ने लगते हैं ज़्यादा। तो ये क्या हुआ, ये होता है बिहेवियरिज्म, यहीं से शुरू होता है बिहेवियरिज्म। कि जैसे बिहेवियरिज्म कहता है साइकोलॉजी को माइंड नहीं, बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए साइकोलॉजी को। और जो चीज़ दिखाई देती है, ऑब्जर्व की जा सकती है, वही साइंस है। यानी कि जो दिखाई दे वही बिहेवियरिज्म है। मेन साइकोलॉजिस्ट कौन कौन थे इसके, कौन कौन साइकोलॉजिस्ट है जो व्यवहार पे काम करते हैं, जिन्होंने व्यवहार के ऊपर थ्योरीज दी है, बताइए। जॉन बी वॉटसन। कौन थे जॉन बी वॉटसन, इसके फाउंडर थे। बिहेवियरिज्म के फाउंडर जॉन बी वॉटसन और इवान पेवलोव।
सॉरी, इवान पावलोव, एडवर्ड थॉर्नडाइक, और बताइए कौन है जो व्यवहार पे बात करता है? सोचिए जरा और कमेंट में मुझे बताइएगा आप सब भी। और है एक BF स्कीनर। ये सभी व्यवहार के ऊपर काम करते हैं। इन्होंने व्यवहार के ऊपर थ्योरीज भी दी है अपनी। और इसके जो बिहेवियरिज्म के मेन फाउंडर कौन थे? जॉन बी वॉटसन। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म कहता है कि बच्चा जो भी करता है वो इन्वायरमेंट से सीखता है। बच्चा इन्वायरमेंट से ही सीख के करता है जो करता है। ठीक है, इसके मेन पॉइंट क्या क्या है अगर आपको मेन बता देती हूँ मैं। बिहेवियरिज्म लर्न, मतलब बिहेवियरिज्म है, बिहेवियर हम सीखते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट कंट्रोल करता है बिहेवियर को। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ठीक है, SR स्टिमुलस, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ये क्या है? स्टिमुलस होता है उद्दीपन, उत्तेजना, प्रेरक। क्या इसके स्टिमुलस मैं आपको अगर आपको ना समझ में तो मैं आपको बता दें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है। स्टिमुलस होता है यानी कोई भी ऐसी चीज या सिचुएशन या इवेंट जो बिहेवियर को स्टार्ट करे उसे स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके स्टिमुलस के? जैसे बेल, टीचर प्रेज, फूड, स्कोल्डिंग। और इन सबसे हमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स क्या है? स्टिमुलस के बाद जो रिएक्शन या बिहेवियर होता है उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी कि जैसे अगर बेल बजती है स्कूल की तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं। ठीक है, जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था कि बेल बजती थी तो हमें ये था हाँ बस छुट्टी की बेल बज गई है, जल्दी जल्दी अपना बैग, अपनी नोटबुक वगैरह हमने बैग में रखी और अपना बैग पैक कर लिया और बस बैग टांग के अपना चल दो है, ये होता था। टीचर प्रेज करते तो क्या करते हम? स्टडी करते और अच्छे से कि मैम ने मेरी तारीफ करी है तो मैं आज आज और अच्छे से पढ़ता हूँ ताकि कल मैम मेरी और अच्छे तारीफ करे। फूड, फूड से क्या आएगा? स्लाइवा आता है ना। और स्कोल्डिंग से चुप, सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। तो स्टिमुलस होता है, उसी से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? समग्रवाद। समग्र से ही समझ रहे होंगे आप क्या है। समग्रवाद, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसके मैं आपको फाउंडर बता देती हूँ। इसके फाउंडर थे मैक्स वर्दीमयर। ठीक है, और इनके साथ कौन कौन थे? कर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोहलर। इनकी भी थ्योरीज है मेन मेन, आगे आपको मैं सब बताऊंगी। कोफका और क्या था? कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर। इनके ये फाउंडर थे और इनके साथ जिन्होंने काम किया है अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी है, कर्ट कोफका ने और वोल्फगैंग कोहलर ने। ठीक है, अब हम समझते गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यानी कि समग्रवाद क्या है। समग्र से ही समझे, समग्र यानी कि सब, सारा। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहता है कि हम चीजों को पार्ट्स में नहीं बल्कि पूरे फॉर्म में समझते हैं, मतलब एक साथ। वोल, गेस्टाल्ट का मतलब वोल, इससे समझ लीजिए गेस्टाल्ट यानी कि वॉल, एक साथ सब चीजों को इकट्ठा जोड़ कर पढ़ना, सीखना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे कि एग्जाम्पल ये है कि इसका ये सर्कल है, इसको हम डॉट डॉट करके देखेंगे या पूरा एक साथ सब देखेंगे। हम डॉट को नहीं देख रहे ना, हम पूरा, हमें इसको क्या दिख रहा है? हमें ये हमें पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है या हमें एक डॉट 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 दिखाई दे रही है? नहीं ना,
हमें ये पूरा साथ में एक साथ दिखता है क्या, सर्कल। तो ये क्या है, वोल यानी कि समग्र। पार्ट से ज्यादा मीनिंग होता है वोल, पार्ट से ज्यादा मीनिंग क्या होता है, वोल, एक साथ सारा, ठीक है। इनसाइड लर्निंग, और इसमें क्या आता है, इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग क्या होती है, सडन अंडरस्टैंडिंग, एकदम से भी हो सकती है, ठीक है। जो हम सीखते हैं वो एकदम से भी सीख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि धीरे 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 धीरे, ट्रायल एंड एरर नहीं होता इसमें। इसमें इनसाइड लर्निंग का ये है कि एकदम से ही हमें आइडिया आ गया, एकदम से ही हमने सीख लिया, ठीक है। इसकी मैं आपको बताती हूँ कि जो ये थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था मंकी के ऊपर। मंकी को एक रूम में रखा गया और उस रूम में कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे और ऊपर एक बनाना लटका दिया गया जो मंकी के हाथ से थोड़ा ऊपर था। मंकी ने पहले जंप करके बनाना लेने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने बार बार ट्राई किया लेकिन बनाना नहीं मिला। फिर अचानक मंकी रुक गया, उसने ऑब्जर्व किया और उसने बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रख दिया और उसमें चढ़कर बनाना ले लिया। कॉन्सेप्ट क्या था इसका, मंकी ने ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखा, उसने एकदम से सॉल्यूशन सोचा, और इसको हम क्या कहते हैं, इनसाइट कहते हैं, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर और इनसाइट में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको इनका डिफरेंट बता देती हूँ क्या क्या है, ठीक है। आप याद कर लेना कि मंकी एग्जाम्पल, मंकी बनाना एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा आपको, समझा जाएगा। तो ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, और ये होगा इनसाइड लर्निंग। ट्रायल एंड एरर में हम क्या करते हैं, स्लो लर्निंग करते हैं। इनसाइड में सडन लर्निंग होती है, एकदम से माइंड में हम थोड़ा, हाँ ये ऐसे होगा। और ट्रायल एंड एरर में रिपीटेड अटेम्प्ट्स होते हैं और इनसाइड में वन टाइम सॉल्यूशन होता है। ट्रायल एंड एरर में नो थिंकिंग होती है और इनसाइड में थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। यहाँ आ गया स्लो लर्नर, क्या आ गया, स्लो लर्निंग, और यहाँ आ गई सडन लर्निंग। यहाँ क्या थे, रिपीटेड अटेम्प्ट्स, और यहाँ थे वन टाइम सॉल्यूशन। यहाँ नो थिंकिंग, और यहाँ थिंकिंग इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें वो लर्निंग है, एक साथ सब चीज़ों को देखना, एक साथ चीज़ों को देखना, ठीक है। इसमें परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। जैसे कि सेम पिक्चर है पर डिफरेंट पीपल और डिफरेंट परसेप्शन। क्या है इसका कि सेम पिक्चर, सेम पिक्चर है बट डिफरेंट पीपल और डिफरेंट क्या हो गए उनके परसेप्शन। वही तो चीज़ है, हर चीज़ में, हर किसी में सबका कोई एक चीज़ है, कोई हर अलग अलग व्यक्ति है, हर अलग अलग व्यक्ति उस चीज़ को अलग अलग तरीके से देखेगा ही, हर उनका हर अलग ही परसेप्शन होगा। और इसमें क्या है, इनसाइट लर्निंग है, मीनिंग अंडरस्टैंडिंग है, और इसका भी इसकी भी आलोचना की गई थी कि ये साइंटिफिक प्रूफ कम है, इसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस इग्नोर किए गए हैं और हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब है साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद।
मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस से समझिए मनोविश्लेषणवाद से इसके फाउंडर कौन होंगे? सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने ईगो सुपर ईगो पे भी बात की गई है, इनकी इस पे भी थ्योरी है, हम आगे जाके ये सब पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो करते हैं उसका रीज़न हमेशा हमें पता होता है? फ्रॉइड कहते हैं नहीं, हमारा बिहेवियर हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जैसे कि अगर किसी बच्चे को मैथ से डर लगता है तो रीज़न हो सकता है उसका पास्ट एक्सपीरियंस, है ना। तो इसमें क्या क्या है? अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ये सब क्या है? साइको एनालिसिस से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि ईद, ईगो, सुपर ईगो। ईद क्या है? ईद है क्या कहते हैं, ईद को बोलेंगे हम डिज़ायर, इच्छा हमारी, कि जैसे कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन है तो मैं खाऊंगी। ईगो कहता है कि चलो आज थोड़ी सी खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। सुपर ईगो क्या है? कि राइट और रॉन्ग बताता है, मोरालिटी बताता है कि नहीं, टीचर और मेरी जैसे टीचर या मम्मा ने मना किया है कि इसको खाने से सर्दी हो जाएगी तो नहीं खाना है। तो जो ईगो है वो ईद और सुपर ईगो में बैलेंस लेके आता है। ईद है कि हमें डिज़ायर है, और ईगो है कि वो रियलिटी बताती है, और जो सुपर ईगो है वो राइट एंड रॉन्ग में मोरालिटी बताती है, ठीक है। सो यही है, जो ईद है हमारे बिहेवियर हिडन माइंड से कंट्रोल होता है। ईद हमारी बेसिक डिजायर्स होती है, और ईगो जो है मतलब प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। मुझे अभी चाहिए, मतलब मुझे अभी चाहिए, जो चीज़ चाहिए ईद में ये है। ईगो क्या है? रियलिटी प्रिंसिपल, थोड़ा सोच कर काम करेगा ये प्रिंसिपल वगैरह पर, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है कि ठीक है, और जैसे कि थोड़ी बहुत खा लेती हूँ और अभी नहीं मिली तो कोई नहीं, बाद में ले लेंगे। सुपर ईगो है कि राइट और रॉन्ग नहीं, वो मना किया गया है तो नहीं करना, मोरालिटी पे, वैल्यूज पे, ठीक है, ऐसे होता है। और इतना समझ में आ गया होगा आपको, तो चले आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, यानी कि इसका हिंदी में मुझे आप कमेंट में नाम बताना है, इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, आप कमेंट में मुझे बताना, ठीक है सब। इसके फाउंडर थे अब्राहम मैस्लो। मैस्लो, इनका हायरार्ची मॉडल भी है, आपको पता होगा, नीड्स, वो नीड पे। और फिर इसका एक और है कार्ल रोजर्स, इन्होंने भी इस पे काम किया था, कार्ल रोजर्स, ओके। इसमें क्या है? इसमें यह है कि क्या मतलब जैसे कि हर इंसान बेटर बनना चाहता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहता है हाँ, हर इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है। ये क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट है, ठीक है। हायरार्ची मॉडल भी यही, इसी हायरार्ची मॉडल भी यही है कि उसकी कुछ बेसिक नीड्स है, कुछ सेफ्टी, लव, ये सब वो करने के बाद, हासिल करने के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाता है कि मैंने ये सब प्राप्त कर लिया, मैं इस पे जाना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जा पाते हैं, ठीक है, नहीं तो सबकी अपनी अपनी वो होती नहीं है। ये नीड का इन्होंने वो दिया है, यहाँ लिख देती हूँ। इसका एग्जांपल जैसे कि स्टूडेंट मेहनत करता है क्योंकि वो सक्सेसफुल बनना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, ठीक है। हम ये सब, हम अपने लिए हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चों की हेल्प कर सकूँ, हैं, और आप पढ़ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आप अच्छे शिक्षक बन सके, ठीक है। तो कौन इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट इसी के अंदर आता है। सेल्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट, थिंक, मोटिवेशन, मोटिवेशन हो गया, फ्री विल हो गई,
फ्री विल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब हमारी नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है हमारा लास्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव याद ही होगा प्याजे वाइगोत्स्की। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? थिंकिंग। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या याद रखते हो तो क्या होता है, ये सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट है। मीनिंग इसका क्या होगा? थिंकिंग प्रोसेस। कहा था ना कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग प्रोसेस। हमारे थिंकिंग पे हम थिंकिंग करते हैं या थिंकिंग पे काम करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, हम या आप जो एग्जाम के लिए याद करते हैं या रिवाइज करते हैं, सोल्व करते हैं, ये सब क्या है? थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गई थिंकिंग प्रोसेस में, यानी कि जैसे कि थिंकिंग आ गई, मेमोरी आ गई, मेमोरी, इंटेलिजेंस, और आगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब थिंकिंग ही तो होती है सब में। और लैंग्वेज, यहाँ हम थिंकिंग कर रहे हैं, याद करना भी सोच रहे हैं कि एग्जाम में टाइम है तो सोच रहे हैं। तो इसमें मेमोरी, एग्जाम में हम बैठ कर सोचते कि मैंने ये याद किया था, ये कहाँ पे याद किया था, ये कहाँ लिखा था मैंने। इंटेलिजेंस कि किस किस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो हमने याद किया था उसको हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं एग्जाम में बैठ के। प्रॉब्लम सॉल्विंग कि मैंने मैथ का ये क्वेश्चन ऐसे करके प्रैक्टिस करी थी, इसको ऐसे सॉल्व करना है। लैंग्वेज, ठीक है, ये सब हमारी थिंकिंग है, इनसे हमारा थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये सब थिंकिंग प्रोसेस। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो हमने आज ये देखा कि साइकोलॉजी एक ही सब्जेक्ट होते हुए भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसे अलग अलग नज़रिए से देखा है, और सबने अपना अपना ही थॉट्स बताए हैं कि कोई माइंड के बारे में बोलता है, कोई बिहेवियर के बारे में, कोई थिंकिंग प्रोसेस के बारे में, तो कोई अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो सबने अपना अलग अलग थॉट्स दिए हैं, अपने अपने अलग आइडियाज़, अपने अपने अप्रोचेज, थ्योरीज दी हैं। तो आगे हम इन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और राम राम सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते, बाय बाय।